नमस्कार, मैं सोनी सिंह आप लोगों को केवी स्टूडियो के इस खास प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच है केमिस्ट्री के टीचर प्रिंस राज। जी हाँ, और वो बहुत कम उम्र में, युवा उम्र बोल सकते हैं, युवा उम्र में अपना वो कोचिंग संस्थान खोले, बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट किए। तो आप लोग के मन में ज़रूर ये टाइटल देख के सवाल आ रहा होगा या ये इंट्रो देख के कि वो इतना कम उम्र में क्यों पढ़ाना स्टार्ट किए और केमिस्ट्री क्यों चूज किए। तो आइए इनसे जानते हैं, इनकी जुबानी, इनकी कहानी, इन्होंने ऐसा क्यों किया और केमिस्ट्री चूज क्यों किया। नमस्कार। सर्वप्रथम आपने अपना कीमती समय केवी स्टूडियो प्लेटफॉर्म को दिया, इसके लिए केवी स्टूडियो की टीम की तरफ से धन्यवाद। सर, हमारे दर्शक जो अभी केवी स्टूडियो के माध्यम से हम लोग को देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, सबसे पहले अपना परिचय साझा कीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस राज सिंह, केमिस्ट्री टीचर हूं, केमिस्ट्री पढ़ाता हूं क्लास 11-12 के बच्चों को और नीट का भी क्लास करवाता हूं। धन्यवाद डॉक्टर रोशन सर का और रोशन सर की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, मुझ जैसे युवा टीचर को जो कि अभी हाल फिलहाल में ही पढ़ाना स्टार्ट किया है और बच्चों को हमारी पढ़ाई बहुत पसंद आ रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर रोशन सर को और उनकी पूरी टीम को। जी, तो सर आप प्रॉपर बेगूसराय के हैं या बेगूसराय के आसपास कहीं हैं? नहीं, प्रॉपर मैं रहता रहा हूँ बचपन से बेगूसराय में, लेकिन मेरा घर प्रॉपर पहसारा पड़ता है। जी जी, मझौल के पास है। जी लेकिन मैं बचपन से, मेरी पढ़ाई यहीं पर हुई है, बेगूसराय में ही बचपन से मैंने पढ़ाई किया है। क्लास 10 तक की पढ़ाई मैंने विकास विद्यालय डुमरी वहाँ से की है। फिर 11-12 मेरा नॉन अटेंडिंग एडमिशन वहीं पे था, बट मैंने जो एजुकेशन लिया वो एलएन से लिया है, कोटा से। उसके बाद फिर मैं बेगूसराय में तब से हूँ और मैं अपना पढ़ाई कर रहा था और मैंने 2017 से टीचिंग स्टार्ट किया है, तब से मैं पढ़ाता हूँ। सर, आपने सबसे सर्वप्रथम जो सवाल है, आपने केमिस्ट्री क्यों चूज किया? बहुत सारे सब्जेक्ट थे, वो भी आप चूज कर सकते थे ना? हाँ, एक्चुअली मैं जब मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहा था तो उस दौरान स्टार्टिंग में तो मुझे केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगता था और मैक्सिमम बच्चों को केमिस्ट्री हार्ड लगता है, ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर केमिस्ट्री बहुत हार्ड है। तो मैंने भी जब पढ़ाई शुरू किया था तो मुझे भी केमिस्ट्री हार्ड लगता था। बट मैं जब अपने कैरियर में एक सर से मिला, सर का नाम था, क्लास 9th में मैं मिला था, सर का नाम सिन्हा सर के नाम से मैं जानता हूँ उनको, और उन्होंने जो मुझे केमिस्ट्री समझाना शुरू किया, जो बताना शुरू किया, उन्होंने केमिस्ट्री को रियल लाइफ से जोड़ के बताया जी। और तब से जो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आया, और थोड़ी सी वो पिटाई भी करते थे जिस वजह से भी थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं कह सकते हैं, डर कह सकते हैं जी। और धीरे धीरे मैं केमिस्ट्री से जुड़ते चला गया। जब मैं केमिस्ट्री से जुड़ा तो फिर केमिस्ट्री में मुझे बहुत मज़ा आने लगा। और जब मैं 11-12 में गया तो 11-12 में खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे इतना मज़ा आने लगा कि मुझे लगा कि नहीं, केमिस्ट्री मुझे आगे लेके जाना है, केमिस्ट्री मुझे आगे अच्छा करना है। जी। और बायो में भी मुझे अच्छा इंटरेस्ट था, बायो में अच्छा नॉलेज भी था, बट केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सर, जैसा कि आपने बोला आपने मेडिकल का तैयारी किया था। हाँ। तो आप, क्या मैं रीजन जान सकती हूँ मेडिकल किस वजह से आपका नहीं हुआ? वो एक फैमिली रीज़न है। एक्चुअली जब मैं 12th में था तो सेम ईयर मेरी मदर का डेथ हो गया था। तो घर में मैं सबसे बड़ा था, तो बाकी छोटे भाई बहन थे। सबसे छोटी बहन जो अभी क्लास 10th में है, उस समय वो क्लास 4 में थी जी। तो इस वजह से मैंने फिर आगे प्रिपरेशन नहीं किया। मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैं क्वालिफाई भी था, बट मैं लगभग 6 महीने तक मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। मैं घर से भी नहीं निकलता था, कहीं फ्रेंड्स के बीच भी नहीं जाता था। तो इसी वजह से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, जिस वजह से बहुत अच्छा रैंक नहीं आ पाया। और कॉलेज तो मिल रहे थे बट बहुत अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे थे। और उसके बाद से फिर मैंने थोड़ा बहुत जनरल कंपटीशन प्रिपरेशन किया, बट फिर उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। एक फ्रेंड के भाई से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। एक फ्रेंड जब एक दिन मिलने आया तो वो बोला कि मेरा भाई है, एग्ज़ाम देगा, बैठा हुआ रहता है। तो हम बोले ठीक है, भेज देना। तो आया तो उसको मैं अपने रूम पे पढ़ाता था, अपने घर पे ही, हम लोग पूरे फैमिली रहते थे यहाँ पे। तो वो फिर जब पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि भैया हमारा कुछ फ्रेंड है, वो भी पढ़ना चाहता है। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे पास ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, अगर 2-3 हैं तो बुला लेना। जी।
तो वो फिर 2-3 आए और वहीं से शुरू हुआ और तब से चल रहा है। टीचिंग लाइन वहाँ से स्टार्ट टीचिंग हुआ। लाइन वहाँ से स्टार्ट हुआ। जी। एक्चुअली मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टीचर बनूंगा, मुझे डॉक्टर बनना था, बट कहते हैं जो किस्मत में होता है वही हाँ, नहीं होता होता है। है। जी। तो आपने केमिस्ट्री कैसे चूज कर लिया? एक्चुअली केमिस्ट्री में मैंने बताया कि जब मैं स्टडी कर रहा था तो ऑर्गेनिक में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और वहाँ जो सर थे वो ऑर्गेनिक को इतना लाजवाब तरीके से पढ़ाते थे कि उसमें इंटरेस्ट मेरा बढ़ते चला गया। मैंने बहुत सारे बुक को वहाँ पे फॉलो किया था, खासकर मैंने ओपी टंडन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फॉलो किया था, जो कि बहुत ही लाजवाब बुक है जी। और बहुत डिटेल से किसी भी चीज़ को लिखा है उस बुक में, जो कि पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म, जीओसी, हर चीज़ को डीपली एक्सप्लेन किया है। जी। और जहाँ से मैंने पढ़ा तो मुझे इंटरेस्ट आया और मैंने चीज़ों को जाना, रिएक्शंस को मैंने समझना शुरू किया। एक्चुअली होते क्या है कि यहाँ पे जो हैं बच्चे, जो पढ़ाने का मेथड है, फिर जब मैं मार्केट में आया तो मुझे लगा कि यहाँ का मेथड और वहाँ के मेथड में बहुत आसमान ज़मीन का अंतर है। यहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम रिएक्शंस पढ़ा दिए जाते हैं, जी। अब बच्चों को रिएक्शन रटना होता है, तो इस वजह से उन्हें समझ में नहीं आता, वो बहुत भारी लगता है। जी। लेकिन जब उसी चीज़ को जब एक्सप्लेन किया जाता है, जब बाय रीज़न टीचर बताते हैं, जब उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ के बताते हैं, तो वही चीज़ें समझ में आने लगती हैं। जी। तो बस यही रीज़न है कि उसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स हैं जिसको हम रियल लाइफ जोड़ के बच्चों को पढ़ा सकते हैं जी। और खुद भी समझ सकते हैं अच्छे से, डेप्थ में और नॉलेज ले सकते हैं। इसलिए केमिस्ट्री मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, इसलिए मैंने केमिस्ट्री को चूज़ किया। मतलब केमिस्ट्री चूज करने का ऑप्शन कोटा से स्टार्ट होता है, वहाँ पे आपको हाँ, वहाँ इंटरेस्टिंग से लगा? स्टार्ट होता है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आपको लगा वहाँ पे इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए आप बच्चे को हाँ, सब पढ़ा मैंने- सकते हैं सब्जेक्ट को? मैंने ये सोचा कि मैं इस सब्जेक्ट को अपने जगह पे, अपने क्षेत्र में इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। और यहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, मैंने देखा कि मैक्सिमम केमिस्ट्री से भागते हैं। जी। फिजिक्स, मैथ्स यहाँ के बच्चों का स्ट्रांग होता है, बट वो केमिस्ट्री से भागते हैं। जी। तो मुझे लगा कि मैं अगर कुछ कर पाया अपने क्षेत्र में, अपने बच्चों को अगर आगे ले जा पाया, अपने छोटे भाई बहनों को अगर गाइड कर पाया, तो शायद अच्छा होगा उनके भविष्य के लिए। 2017 से, जैसा कि आपने बताया कि 2017 से आप पढ़ाना स्टार्ट जी। किए थे, तो 2017 में पहसाड़ा से पढ़ाना स्टार्ट किए थे या नहीं, बेगूसराय? मैंने बेगूसराय से, गंगाराम स्वीट्स के ठीक पीछे मैं रहता था, वहाँ से मैंने अपने रूम से स्टार्ट किया था। रूम से ही। कोचिंग संस्था आप कब? कोचिंग संस्थान मैंने 2017 में ही खोला था, जीडी कॉलेज मेन गेट के ठीक सामने। जी। अंबर स्वीट्स चलाते हैं, उन्हीं के मकान में, जितेंद्र जी के मकान में। वो अभी कंटिन्यू चल रहा है? वो कंटिन्यू चल रहा है। तो सर उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे? हाँ, अभी हमारे पास कोरोना जो आया, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, जी। बट फिर स्टूडेंट धीरे धीरे हमसे जुड़ते जा रहे हैं जी। और 12th के बैचेस वगैरह ओवर हुए हैं, अभी फिर नए सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, बच्चे आएंगे। बेगूसराय के सर जैसे बच्चे आपके कोचिंग संस्था में तो किस किस जगह से आते हैं? मेरे पास इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं वो प्रॉपर बेगूसराय के रहते हैं, और हिंदी मीडियम के बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। कुछ बच्चे साख से आते हैं, रजौड़ा से आते हैं, चिलमिल से आते हैं। जी। फिर हमारे तरफ के पहसारा के बच्चे आते हैं, मोहनपुर के बच्चे आते हैं, जी। इधर उलाव से कुछ बच्चे आते हैं, डुमरी से बच्चे आते हैं, बहुत सारे क्षेत्र के गांव के बच्चे आते हैं। आपके कोचिंग में जो बच्चे आते हैं जी। उसके पास आप इस सब्जेक्ट को कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि उनका फेवरेट सब्जेक्ट हो मैं जाए? रियल लाइफ एग्जाम्पल से इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। जी। जैसे कि मैं ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बताता हूँ, तो मैं अपने बारे में बताता हूँ कि जब मैं बचपन में, दोनों भाई जब मैं बैठ के पढ़ता था तो पढ़ाई के साथ साथ झगड़ा हो जाता था, जी। है ना। तो मम्मी उधर से डांटती थी, मम्मी रोटी बनाते रहती थी, डांट देती थी या आके पीट देती थी। तो मम्मी बोलती थी कि तुम दीवार के उस तरफ घूम के बैठो और तुम दीवार के इस तरफ घूम के बैठो, ना दोनों एक दूसरे को देखोगे ना झगड़ा होगा। तो मैं उस तरह से बताने का प्रयास करता हूँ कि जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन भी अगर दोनों सेम ओरिएंटेशन में होंगे तो मैक्सिमम रिपल्सन होगा। तो उस रिपल्सन को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन की मम्मी ने मेरी मम्मी से सीखा, क्या सीखा? तो इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ओरिएंटेशन में रखना। तो यही सारी, मतलब जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, तो यही सारा कुछ। जैसे मैं एटम्स के बारे में बताता हूँ कि एटम के अंदर ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स में सब ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसको मैं इस तरह से बताता हूँ कि जैसे कि अब मान लो कि आप खेल रहे हो, आपके पापा के फ्रेंड आए, आपसे पूछा
कि बेटा पापा कहाँ हैं, आप कह देते हो घर में, लेकिन आपके पापा पूरे घर में तो नहीं रहते हैं। बिल्कुल। आप ऐसा तो नहीं कहते हो अंकल पापा घर में सेकेंड फ्लोर पर थर्ड रूम में पलंग पर बैठकर खाना खा रहे हैं। है ना? बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा और लगता है क्योंकि जी। ये कन्वेंशनल नहीं है। कन्वेंशनल यही चलता आ रहा है कि पापा घर में, इसलिए हम भी कहते हैं कि पापा घर में, लेकिन एक्चुअल तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहते हैं। इस तो तरीके मान से लो कि आपका घर एटम है, जी ऑर्बिट सेकेंड फ्लोर है, सब ऑर्बिट रूम है, ऑर्बिटल पलंग है और इलेक्ट्रॉन पापा हैं। तो मैं इस तरह से बता के बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करता हूँ, जी बताता हूँ, बिल्कुल बच्चे उसको समझते हैं। जी। जी। तो आप कौन कौन से क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं? मैं क्लास 11 12 और नीट के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, मेंस के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम? इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम। Medical? पहले तो मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ाता था, बट यहाँ पे मुझे लगा कि हिंदी मीडियम की भी ज़रूरत है। हिंदी मीडियम के भी बहुत बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे यहाँ हिंदी मीडियम के रुकते हैं, तो उन्हें भी ज़रूरत है इस चीज़ की। तो मैंने हिंदी मीडियम भी स्टार्ट किया 2019 से। मैंने हिंदी मीडियम रिसेंटली स्टार्ट किया है और हिंदी मीडियम के बच्चे भी काफ़ी इम्प्रेस्ड हो रहे हैं। तो सर आप मेडिकल का भी तैयारी करवाते हैं? जी। जो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, बच्चे थे नहीं, हैं भी अभी, जी। इवन ये बोल सकते हैं बच्चे हैं भी, थे भी, जिनका ड्रीम होता था कि मैं नीट प्रिपरेशन करूं। नीट प्रिपरेशन करूं। हाँ, वो अफोर्ड नहीं करते, अफोर्ड नहीं कर सकते। आपका जो मतलब वो टाइम बीता होगा जिस टाइम में आपने कोटा गया था, जी। उस समय आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे होंगे जो नीट प्रिपरेशन जाके कोटा में नहीं पढ़ सकते, पटना में नहीं पढ़ सकते। अभी के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो बच्चे नहीं जा सकते हैं फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अब उस समय का दौर थोड़ा डिफरेंट था। उस समय कुछ ऐसा था कि मैंने 2013 में 10th का एग्ज़ाम दिया था और उस समय कंडीशन कुछ ऐसे थे कि मार्केट में बहुत अच्छे, मतलब वो ऐसा कुछ न्यू टीचर्स, यंग टीचर्स नहीं थे जो कि काफ़ी एक्साइटेड होके, काफ़ी एनर्जी के साथ बच्चों को बताते थे। तो इसलिए हमें जाना पड़ा था। लेकिन आज के डेट में अगर हम देखते हैं तो मार्केट में बहुत सारे यूथ टीचर हैं जो कि काफ़ी एनर्जेटिक हैं और उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, क्वालिफाई किया है। तो अब यहाँ से भी आसान हो सकता है, लेकिन अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स अगर भरोसा दिखाते हैं, तो यहाँ से भी वो चीज़ संभव है, अगर पेरेंट्स बिलीव करते हैं तो। दूसरी बात है कि अगर पेरेंट्स, वहाँ पे एक मेंटेलिटी का अंतर है। यही पेरेंट्स होते हैं जो वहाँ जाके मतलब 1.5 लाख रुपया आराम से बेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो 50,000 भी आराम से खर्च नहीं कर सकते। तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानी होती है। और दूसरी बात ये भी है कि कोई एक सब्जेक्ट से तो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया नहीं जा सकता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए एक टीम चाहिए और उस टीम का जो भी खर्च होता है तो उसको उठाने के लिए अगर पेरेंट्स तैयार होते हैं, जो कि वहाँ से बहुत कम है, लगभग उसका 25% भी नहीं होगा, तो आराम से भी हम यहाँ से भी रिजल्ट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। इतनी कम उम्र में टीचिंग करना स्टार्ट किया है, इसका रीज़न? इसका रीज़न बस सिंपल सा है कि जब हमारी मम्मी का जो देहांत हुआ, उस समय हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे थे। मैं सबसे बड़ा था, बाकी सारे छोटे भाई बहन थे। तो मेरे पापा एक चीज़ हमेशा से हमको कहते थे कि बेटा कभी डाइवर्ट मत होना। वो हमेशा हर पॉइंट पे मुझे एक फ्रेंड की तरह उन्होंने मुझे गाइड किया है बचपन से, और उन्होंने हमेशा मुझे बताया है, क्योंकि उनका भी सेम कंडीशन है। वो भी भागलपुर में पढ़ाई कर रहे थे और घर की कंडीशंस ख़राब होने के कारण उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया था अपने एजुकेशन के दौर में ही। तो उन्होंने हमेशा मुझे एक चीज़ बताया था कि बेटा असली मर्द वही होता है जो जिम्मेदारी उठाता है। बहुत ज़्यादा ताकतवर होना या बहुत सारा पैसा कमा लेना या बहुत कुछ कर लेना, जो सही समय पे अपने घर की जिम्मेदारी उठा ले, वही सही मायने में मर्द होता है। तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और मुझे ये भी लगा जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे पढ़ाने में मज़ा आने लगा। मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरी वजह से जा सकते हैं, कर सकते हैं इस चीज़ को, और मैं करता रहता हूँ। अभी भी गांव में मैं पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे
पेमेंट नहीं कर सकते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छा एजुकेशन ले सकें। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, खासकर गांव में एक मेंटेलिटी है ना, खासकर जो गरीब तबके के आते हैं मजदूर बढ़ के, उनमें एक मेंटेलिटी है कि वो बेटा को मजदूरी करके पढ़ाते हैं बट बेटी के लिए वो खर्च नहीं करना चाहते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। है ना। तो मैं जब गांव में गया तो बहुत सारे बच्चे थे, लॉकडाउन में मुझे जाने का मौका मिला बहुत सालों के बाद। तो मैंने जब देखा तो अपने आसपास की जो लड़कियां थी वो आके भैया कुछ बता दीजिए, तो जब मैंने उन्हें डाउट्स बताया तो मैंने देखा कि इनका दिमाग तो बहुत अच्छा है। और वहीं के जो लड़के थे, मतलब डेली बस पकड़ के मार्केट पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, है ना, बड़े बड़े टीचर का नाम ले रहे हैं, लेकिन जब उनसे क्वेश्चंस पूछते तो कुछ नहीं बता पाते थे। और वो लड़की जो घर में बैठ के मतलब नॉर्मल खुद से बुक स्टडी करके बहुत अच्छा जान रही है, तो मुझे लगा कि नहीं, इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो जो भी बच्चे, उनके पेरेंट्स से भी मैं मिला कि अगर आप बेयर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ने दीजिए, ये बड़ी होगी ना, अगर ये कमाएगी तो खुद दे देगी फी। बिल्कुल। तो इस तरह से मैंने कुछ को कन्विंस किया। तो अभी बहुत सारी बच्चे हैं गांव से जो जुड़ रहे हैं हमसे। गांव में भी मैंने लॉकडाउन में एक ब्रांच खोला और बहुत सारे बच्चे हैं जो जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने देखा है अभी के दौर में कि जिस बच्चे पे बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा है वो बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और जिन बच्चों का खर्च पेरेंट्स बियर नहीं कर पाते हैं वो बच्चे बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। तो मुझे लगा कि पैसा तो खैर सब कोई कमाता है और उसको कमाने का बहुत सारा तरीका है, किसी न किसी तरह से पैसा कमा सकते हैं कहीं ना कहीं से। लेकिन एक एजुकेशन जो है ना, अगर हम पैसा कमाने के लिए सिर्फ एजुकेशन फील्ड में आए हैं तो फिर हम एक सही टीचर नहीं हो सकते कभी भी। तो मैंने वर्क करना स्टार्ट किया है और देखिए इस बार रिजल्ट आएगा, फर्स्ट बैच है और मैंने बहुत मेहनत किया और उम्मीद है कि वो बच्चियाँ जिनको मैंने गाइड किया है, जिनको उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, और मुझे उम्मीद है कि वो बच्ची बहुत अच्छा करेगी। रिजल्ट आता है फिर मिलते हैं हम लोग। आपने बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए हमारे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, अभी के समय में बहुत ऐसे फैमिली है, बहुत तो नहीं कह सकते, धीरे धीरे सबका मेंटलिटी चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत हैं अभी जी जो लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं, जो अपने बेटा को पढ़ाना पसंद करते हैं, अपनी बेटी को नहीं। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? वो अभी पेरेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे होंगे। मैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब दुनिया बदल गई है, दौर बदल रहे हैं, बेटे से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा अच्छा बेटियाँ कर रही हैं। और सिर्फ यही नहीं है कि बेटियाँ सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं अच्छा कर रही हैं, बेटियाँ एक बेटे से ज़्यादा जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से बस एक ही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग अपनी बेटियों को भी पढ़ाएं, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दें, उन्हें मजबूत बनाएं, उन्हें बचपन से ये सिखाएं कि बेटा तुम मजबूत हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, आप जैसे आपका पास आउट छात्र है, बोर्ड एग्जाम अभी आने वाले हैं, वो स्टूडेंट अभी हम लोग को केबी स्टूडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम तो इस बार बहुत आसान कर दिया है, 50% एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा मेहनत करो। बिहार बोर्ड में एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी एवरेज मार्किंग हो जाता है, जिस वजह से जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, जिनका क्लासरूम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है, बट बोर्ड में रिजल्ट थोड़ा डाउन हो जाता है। तो मैं उन बच्चों को खासकर कहना चाहूँगा कि आप ऑब्जेक्टिव पे सबसे ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि कंप्यूटर पे जो कॉपी चेकिंग होती है उसमें ऑब्जेक्टिव में नंबर कटने का कहीं से कोई चांस नहीं होता है। सब्जेक्टिव में थोड़े बहुत मार्क्स इधर उधर होते हैं, बट ऑब्जेक्टिव में कोई भी मार्क्स कटते नहीं हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, और सब्जेक्टिव का जो भी क्वेश्चंस हो, जितने भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, आप उस क्वेश्चंस को खासकर ना छोड़ें, उस क्वेश्चंस को 100% आप लिखें। और अगर चैप्टर्स की बात करूं तो ऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चन एराइज होते हैं, आप ऑर्गेनिक को अच्छे से देखें। 12th में सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन एराइज होते हैं, बॉयल्स लॉ, रॉल्स लॉ, ये सब आप अच्छे से पढ़ लें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटलर्जी वगैरह आप अच्छे से देख लें, डी ब्लॉक अच्छे से देख लें, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन एराइज होंगे और आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। धन्यवाद सर। बहुत ऐसे पेरेंट्स जो हम लोग कभी केबी स्टूडियो के माध्यम से अभी देख रहे होंगे, इवन आपको भी इस जर्नी में, लाइफ की जर्नी में आपको देखने को मिले होंगे,
जिस पेरेंट्स का खुद का ड्रीम होता है कि मैं इंजीनियर बनूं, वो नहीं बन पाते नहीं हैं, बन पाते हैं। अपने बच्चे पे थोपते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप ये बनो, आप ये करो। हर बच्चा अपने आप में बेहतरीन होता है और सबकी एक मेंटालिटी होती है ना। आप जितना सपोर्ट करोगे अपने बच्चे को, आपका बच्चा उतना ही आगे जाएगा। अगर आप अपनी बच्ची में एनर्जी डाल रहे हो कि बेटा तू कुछ भी कर सकता है, तो आपका बेटा कुछ भी कर सकता है और वो एक ना एक दिन आपका नाम जरूर रोशन करेगा। तो अपने बच्चों में बिलीव रखें, अपने बच्चों पे भरोसा रखें और उन्हें हमेशा सही डायरेक्शन में गाइड करते रहें। आप उन्हें हमेशा जज करते रहें कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, किस सर्किल में है, कौन उसका फ्रेंड्स है, वो कहाँ जाता है ना। धन्यवाद। तो सर आपने बहुत अच्छा बोला। जो बच्चे अभी हम लोग को केवी स्टूडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जिनका ड्रीम होगा नीट प्रिपरेशन करना, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं सजेशन यही देना चाहूँगा कि आप, चूंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं ना, बायो और केमिस्ट्री का क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से सॉल्व किया जा सकता है ना, क्योंकि जो मेडिकल स्ट्रीम से होते हैं उनका मैथ्स थोड़ा कमज़ोर होता है। तो मैथ्स कमज़ोर होने के कारण फिजिक्स का थोड़ा सा वीक पॉइंट रहता है फिजिक्स। तो आप केमिस्ट्री और बायो पे अगर बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप आराम से अचीव कर सकते हैं। और फिजिक्स भी आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम को क्या होता है कि फिजिक्स उनको हार्ड लगता है, तो वो फिजिक्स को छोड़ देते हैं। और पूरी तरह से ना छोड़ें, फिजिक्स के साथ लगे रहें, मेहनत करते रहें। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आता है तो भी उसको मेहनत करते रहें और केमिस्ट्री और बायो पे अपना 100% दें। खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेडिकल में। तो आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से करते हैं तो आप आराम से नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। और बायो को सिर्फ याद ही नहीं करें, सिर्फ रट्टा ही नहीं मारें, कॉन्सेप्ट के साथ बायो को अगर आप पढ़ते हैं तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। जी। जो हमारे युवा टीचर जो देख रहे हैं केवी स्टूडियो के माध्यम से, उनको आप, एक युवा टीचर खुद हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं एक टीचर को बस यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक टीचर के साथ साथ, चूँकि आज दौर बदल रहे हैं, पहले का दौर था कि टीचर और स्टूडेंट में बहुत लंबा फासला था। मतलब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टीचर से डरते थे, एक डर का माहौल होता था। लेकिन आज का दौर बदल चुका है। आज हम लोग जितना फ्रेंडली रह के बच्चों को सिखा सकते हैं जी। उतना किसी और तरीके से नहीं सिखा सकते हैं। तो बच्चों के साथ फ्रेंडली रह के बच्चों को सिखाइए। बच्चों को एक पेरेंट्स की तरह, एक बड़े भाई की तरह हम लोग मोटिवेट करें, बच्चों को आगे बढ़ाएं। बच्चों का अगर कहीं पे मॉरल डाउन हो रहा है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, तो हम लोग का फर्ज बनता है कि बड़े भाई की तरह तू कर, होगा, हम है ना तुम्हारे साथ। इस तरह से हम लोग उनको सपोर्ट करें, मोटिवेट करें। और जो एजुकेशन की बात है, जो सिलेबस की बात है, तो वो तो सारे टीचर अपने अपने फील्ड में सब बेहतरीन जानते हैं हमसे। जी सर, आपने अपना आज कीमती समय केवी स्टूडियो को दिया। ये डॉक्टर रोशन सर ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। तो सर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि बेगूसराय को उभारने का मौका दिया, बिल्कुल, जिसमें आपने अपना कीमती समय दिया। तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर रोशन सर का और रोशन सर की पूरी टीम का, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिस प्लेटफॉर्म पर कोई भी युवा, कोई भी बुजुर्ग हो, हर तरह के लोग, हर तबके के लोग आकर के अपनी बातों को रख सकते हैं और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो उनके अंदर टैलेंट है, वो टैलेंट वो लोगों को दिखा सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर रोशन सर को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने ये एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। धन्यवाद रोशन सर। इस पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। मैं सोनी सिंह मिलती हूँ आप लोग से दूसरे वीडियो में।